बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ग्लैडियोलस फूल की फसल में जरूरी कार्य। अरहर की मिश्रित खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। ग्लैडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। भारत में ग्लैडियोलस व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है, इसलिए ग्लैडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी ग्लैडियोलस फूल की खेती कर रहे हैं तो अच्छे फूल प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा। तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे। अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लैडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लैडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लैडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। ये तो बारिश का सीजन है तो पानी तो ऐसे ही मतलब आ रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब धूप आ रहा है, तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है अभी इसके पौधे के साथ अब कॉम्पिटिशन में लग गए होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है। तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेबर लगा के करने से ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लैडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है।
तथा निराई गुराई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहां से दो पौधा निकल रहा होगा, तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया, तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है बारिश का सीजन में जो फ्यूजेरियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तनागलन बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तनागलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है, या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे के तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लैडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहाँ पे और एक रोग का भी मतलब उपद्रव होता है जहाँ पे, लेकिन तनागलन से वो कम है, वो है ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और जो ये जो ब्लाइट है इसका जो हम सिम्टम कैसे पता करेंगे, ये पत्ता के ऊपर आएगा और पत्ता के ऊपर ये आसी कलर का और धूसरिया मतलब जो मिट्टी का जैसे कलर है उस टाइप का, और बीच में येलो येलो थोड़ा उस टाइप का जो है सिम्टम मिक्स कलर का आएगा। तो ये जो ब्लाइट के लिए हम मैंकोजेब जो है वो 0.2% के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक उन्नति भी होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अरहर एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि खेत में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कभी कभी जलभराव, कम वर्षा या कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण किसान इस फसल से वो लाभ नहीं ले पाते जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान अगर अरहर के साथ 2 या 2 से अधिक अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करें तो वो होने वाले इस नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई खरीफ में अरहर के साथ अंतर्वर्तीय फसलों की खेती किस तरह से करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं।
सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्रवन, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अपने बिहार राज्य में अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार मड़ुआ का, या 2 कतार सोयाबीन का, या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कतारों के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है और कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त स्पेस रखें। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोग्रो 9450, 9450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9, पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चेरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के 1 कतार के बीच में 1 कतार चारे की ली जा सकती है। इससे आपको 60 से 65 दिन बाद चारा की कटाई कर ली जाती है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और साथ ही साथ अरहर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का उत्पादन मुख्य फसल जैसा ही होता है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है
कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है। उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार हम विभिन्न फसलों का अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करके अरहर के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, मुनाफा भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसलों को लेने से मृदा क्षरण भी नहीं होता और मृदा का जो उत्पादकता है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वो भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सस्य विज्ञान विभाग, साबौर, भागलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी दिनों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 18 से 41% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 68 से 85% रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 16 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जैसा कि इस सप्ताह में हल्की वर्षा होने की संभावना है, ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय फसलों के खेत में जल निकासी करें ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो सके। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जाती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए लगभग
800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त होता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी और सुविधा अनुसार लंबी क्यारियों में बांटें। पौधशाला में बुआई के पहले बीज का उपचार करें। इसके लिए 5 किलोग्राम बीज के लिए कार्बेंडाजिम 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल लें। आवश्यकता अनुसार इस घोल को बनाकर इसमें 12 से 15 घंटे के लिए बीज को डाल दें। उसके बाद बीज को बाहर निकालकर किसी छायादार स्थान पर 24 से 36 घंटे के लिए ढककर रखें और पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहें। बीज में अंकुर निकलने के बाद पौधशाला में छिड़क दें। अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसानों से यह आग्रह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं पीएसबी फफूंद के टीकों से उपचार कर लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत तैयार करें और बारिश के मौसम की मक्का के किस्मों की बुआई करें। मक्का की उन्नत किस्मों में राजेंद्र शंकर मक्का 1, राजेंद्र शंकर मक्का 2, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, SHM 1, DHM 177 के बीज खरीदें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार किया जाना चाहिए। आम और लीची उगाने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक मूल्य दर प्राप्त करने के लिए परिपक्व फल को तोड़ने के बाद जल्द से जल्द बेच दें। पशुओं को पैर और मुंह की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। पशुओं को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए छाया में रखें। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन E का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बरसात के मौसम से पहले बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण करवाएं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव ननौर, जिला भोजपुर के सत्यवीर सिंह ने। आपने बैंगन की नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग बात करेंगे बैंगन की के नर्सरी किस प्रकार से बनाई जाए और इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। इसकी उन्नत प्रजातियां हैं मुक्ता केसी है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, राजेंद्र बैंगन 1 है जो कि बहुत अच्छी प्रजाति है। ये बहुत ज़्यादा उपज देती है किसान भाइयों। और अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी अच्छा रोपण सामग्री कैसे बनाया जाए। किसान कई तरह से नर्सरी डालते हैं। कुछ किसान हैं कि नर्सरी के लिए अच्छा सा उसके लिए बीज सैया तैयार करते हैं। उसके लिए उसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। उसमें कंपोस्ट की भी मात्रा होनी चाहिए और उसमें DAP पर स्क्वायर मीटर 10 ग्राम किसान को अवश्य देना चाहिए अगर कोई किसान जमीन पर पौधा तैयार कर रहे हैं तो। और अगर जो किसान पौधा प्रोट्रे में तैयार कर रहे हैं उन किसानों के लिए है कि वो मिट्टी की तैयारी करें।
एक सामग्री आती है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट ले लें, 1 भाग कोकोपीट ले लें, 1 भाग कंपोस्ट ले लें और 3 भाग मिट्टी ले लें। इसका एक मिक्सचर तैयार कर लें ताकि जब प्रोट्रे से आपको पौधा निकालना हो तो आपका पौधा आसानी से निकल जाए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अगर वो बीज सैया लगा दिए हैं, उनका रोपण सामग्री लग गया है और पौधा बढ़ रहा है, तो लगाने से पहले हमारे किसान क्या करें कि आप एक दिन निर्धारित दिन से, जिस दिन लगाना है उसके एक दिन पूर्व आपने पटवन किया है, उस पटवन के पानी में एक दिन आप कार्बेंडाजिम मिला दें। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उस पानी से नर्सरी को ड्रेंच कर दें। नर्सरी अवस्था में भी हमारे किसानों को 5 गुना 5 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। बीज सैया में डालने से पहले या प्रो ट्रे में डालने से पहले बीज को उपचारित अवश्य करें। किसान भाइयों को उपचार बहुत ज़रूरी है। अगर अभी वो उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो बिचड़ा लगाते समय अवश्य उपचारित करें और बीज जनित बीमारियों का प्रबंधन नर्सरी अवस्था से ही हमारे किसान को करना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से ता बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। पटवन कर दें। पटवन करने के उपरांत आप अपने बिचड़ा को लगाने का कोशिश करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।